अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और साथ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फिजिक्स पार्ट 2 का, और चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 में हमने जो अभी तक चीजें डिस्कस की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमने बेसिक्स चीजें डिस्कस की थी जो कि आपको अब आगे मेन टॉपिक्स और जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझने में हेल्प करेगा। तो जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने मेन कंसेप्ट डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बाइसिंग का, और बाइसिंग का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको रेक्टिफिकेशन की समझ आएगी। और बाइसिंग हमने कहा था बाइसिंग क्या चीज होती है। किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर आप डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करो तो वो डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना कहलाता है बाइसिंग। और हमने कहा था कि डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा है रिवर्स बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग तब कहलाएगी जब आप किसी एक पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और उसके जो सेकेंड टाइप था एन टाइप उसको आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, जिस तरह ये आपको डायग्राम में शो हो भी सकता है। उसके बाद फिर हमने कहा था जब फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और करंट जो फ्लो करेगा वो मिली एम्पेयर में फ्लो करेगा। और एक और पॉइंट आप याद रखें एंटी टेस्ट के लिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज होती है। उसके बाद हमने एक और तरह की बाइसिंग देखी थी जो कि थी रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में आप बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे, पी को आप बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे। तो इस केस में हमने कहा था कि करंट जो है बहुत कम फ्लो करता है माइक्रो एम्पेयर्स में, और प्रैक्टिकली हम इस बुक में जो उस करंट को तकरीबन हम 0 अज्यूम करेंगे। इसी तरह हमने एक पोटेंशियल बैरियर का वर्ड यूज किया था जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट था और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट था। और हमने कहा था कि सिलिकॉन के अगर हमने जो डायोड को कंडक्टिव बनाना है, उसमें से करंट फ्लो कराना है, तो हमें कम से कम सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर हमने जर्मेनियम के अगर हमने पीएन जंक्शन को या डायोड को कंडक्टिव बनाना है तो उसको हमें 0.3 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो है ये चीजें सारी डिस्कस की थी, और हमने कहा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, इसलिए करंट काफी ज्यादा था क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। उसके बाद रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो आपके पास यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है जो कि क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। अब आज जो स्टूडेंट्स हमने टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि सबसे पहला आपके यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन की तरफ आते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या चीज है। तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है, और ये प्रोसेस क्या करता है, ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप किसी भी यहां पे अल्टरनेटिंग करंट को आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दो। आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना कहलाता है रेक्टिफिकेशन। तो ये आप उसकी डेफिनेशन जो है आप देख भी सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन द प्रोसेस या अगर आप किसी यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करो तो उस प्रोसेस को कहलाएगा रेक्टिफिकेशन। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि हमें ये कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये नोट्स जो हैं आपको मिल भी जाएंगे, मैं आप लोगों के ग्रुप्स में ये नोट्स जो है मैं शेयर भी कर दूंगा। तो आप कोशिश करो कि इस लेक्चर को साथ साथ भी नोट करो, और जो भी चीज हो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो भी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम असल में यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी के ऊपर क्यों प्रेफर हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर करने की जरूरत क्या। देखो आपके घरों में जो तमाम जो आपके यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है जो कि वापडा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो असल में वापडा अल्टरनेटिंग करंट पे ही क्यों प्रेफर कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की ये खसूसियात है कि एक तो उसको मेंटेन करना आसान है। मेंटेन करना आसान ये मतलब कि उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं जो कि उनकी कॉस्ट कम है। दूसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कन्वर्ट जो करना आसान है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम आराम से कम या ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर या ट्रांसफार्मर। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की जो दो खसूसियात हैं वो ये है कि इनकी ट्रांसमिशन भी आसान है, और सेकंड चीज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस आसान है। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज उनके वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर आसान है। सेकंड चीज ये है कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है एज कंपेयर टू डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। हम अब एसी को डीसी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल है। उसके बाद जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो एफिशिएंसी भी अच्छी है, सेफ्टी रीजंस। तो
तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास घरों में आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, सारी जगह जो है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं हो रहा। अगर आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर्स, टीवीज वगैरह आप यहाँ डिवाइसेस देखो, मेजॉरिटी डिवाइसेस देखो, आपके रिमोट के सेल हो गए, तो उन सब में जो है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम डीसी यूज कर रहे हैं, सेल्स या बैटरीज यूज कर रहे हैं। तो पहला तो आपको ये पता हो कि एसी कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें ट्रांसमिशन अच्छी करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी करनी हो, या अगर हमने काफी दूर कहीं पे वोल्टेज को ट्रांसमिट कराना, तो हम एसी को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें डीसी की क्यों जरूरत है, और जो भी कोई सप्लाई, कोई भी सोर्स जो कि आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हो, उसको आप नाम दोगे डीसी सप्लाई। तो वही फिर मैंने यहां पे लिखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस जो है, जिस तरह आपके पास टेप रिकॉर्डर्स हैं, पुराने जो टेप रिकॉर्डर्स आप यूज करते थे, टीवी रिसीवर्स हो गए, टीवी के रिमोट्स हो गए, ये सब किस चीज पे काम कर रहे हैं, ये आपके पास डीसी ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, इनको बैटरी या सेल चाहिए। लेकिन असल में डीसी के भी नुकसानात हैं। डीसी के नुकसानात ये हैं, एक्सपेंसिव हैं। अगर आप बैटरीज वगैरह लो, जिस तरह आप गाड़ियों की बैटरी ले लो, तो वो काफी एक्सपेंसिव हैं। और दूसरी चीज लो पावर, वो इतनी ज्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करती हैं कि आप अपने आप पूरे घरों को आप यहाँ पे लाइटिंग प्रोवाइड कर लो, पावर प्रोवाइड कर दो। और तीसरी चीज जो है, ये शॉर्ट लिव्ड है। तो जो डीसी पावर सप्लाईज होती हैं, देखो अगर आप टीवी का रिमोट ही लो, तो वो कुछ टाइम के बाद उसकी भी बैटरी खत्म हो जाएगी, सोर्स खत्म हो जाएगा। इस तरह गाड़ियों की बैटरी में भी। तो डीसी के कुछ नुकसानात ये हैं कि ये एक्सपेंसिव है होते हैं, और दूसरा लो पावर है, इनसे इतनी ज्यादा पावर नहीं मिलती कि आपको इसको लार्ज स्केल पे यूज कर सको। और तीसरी चीज जो है, ये शॉर्ट लिव्ड है। इसीलिए अगर हम डीसी सोर्सेज ये वाले यूज करें, तो इनमें ये नुकसान, तो हमें कॉन्स्टेंटली डीसी सप्लाई की जरूरत है। डीसी सप्लाई ऐसी सप्लाई होगी जो कि हमें कॉन्स्टेंटली डीसी प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर हम सेल्स या बैटरीज यूज करें तो उनमें ये नुकसान आते हैं। उनमें एक तो वो शॉर्ट लिव्ड है, और उनमें पावर कम होगी, और वो एक्सपेंसिव होगी। तो हमें कोई डीसी सप्लाई की जरूरत है। तो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि देयरफॉर जनरली अ डीसी सप्लाई इज जनरेटेड यूजिंग एन एसी सप्लाई। तो हम असल में डीसी सप्लाई किस तरह प्रोड्यूस कराएंगे, एसी सप्लाई को यूज करके। अब डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई बनाते किस तरह हैं, वो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन अभी हमने पहले डिस्कस की कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिससे आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में आप कन्वर्ट कर सको, और उस कन्वर्जन को हम नाम देंगे रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट चीज ये माइंड में आती है कि सर रेक्टिफिकेशन में होगी क्या चीज। तो हम रेक्टिफिकेशन में जो भी कंपोनेंट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज करेंगे, जो कि हमारे पास इसको आपके पास अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टिफायर की कि डिवाइस यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में और रेक्टिफिकेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट हम करंट में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए या जो डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस को नाम देंगे रेक्टिफायर। अब इस चैप्टर में हम ये रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफायर जो हम यूज करते हैं वो हम डायोड यूज करते हैं, पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम असल में रेक्टिफायर के तौर पे क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर हम यूज करते हैं यहाँ पे डायोड। और डायोड यूज करने की जरूरत की वजह क्या है, क्योंकि डायोड एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिवाइस मतलब इसका साइज छोटा होता है, ये आपके पास किसी भी सर्किट में आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है। डायोड जो है आपको हार्डली 5 to 6 रुपीज का आपको मिल जाएगा एक डायोड। तो इसीलिए हम डायोड को यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर, क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है, और दूसरा ये आपके पास एक्सपेंसिव नहीं है, चीप डिवाइस है। नेक्स्ट जो है डायोड की, अब रेक्टिफायर की टाइप्स हैं कि रेक्टिफायर कितनी टाइप्स के होते हैं। तो रेक्टिफायर जो है आपके पास स्टूडेंट्स, वो आपके पास मेन 2 टाइप्स के हैं। एक है टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरी टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, ये तो भी आपको आगे मजीद समझ आएगा। प्रॉपर हम बारी बारी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। अब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर मजीद 2 टाइप्स हैं। एक होती है ब्रिज रेक्टिफायर, और दूसरी जो चीज है वो है यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो ये थोड़ी सी दोनों हैं, तो दोनों का जो मेन मकसद है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर ही है दोनों। लेकिन ये जो यूज करती है ये ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज क्या चीज है, ब्रिज में हम ये आपकी पंजाब की सिलेबस की बुक में था, इसमें हम 4 डायोड्स का एक ब्रिज यूज करते हैं। ब्रिज अगर आपको याद हो, ब्रिज हमने कहा था कि इस तरह की डायमंड शेप्ड को हम ब्रिज नाम देते हैं। जिस तरह आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो पंजाब की बुक में डिस्कस है, और उसमें इस तरह हम 4 डायोड्स यूज करते हैं, और उसकी मदद से हम जो है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करते हैं। और इसमें सिंपल ट्रांसफार्मर यूज होता है। लेकिन सेंटर टैप फुल वेव ट्रांसफार्मर में जो है
इसमें 2 डायोड्स यूज होंगे और इसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका मैं आपको बेसिक सा एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स है वो ये है कि हम ये पहले देख चुके हैं कि जब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो वो करंट फ्लो कराता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो वो करंट पास होने देगा, लेकिन जब वो रिवर्स बायसिंग करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए देखो मैंने ब्रैकेट में यहां पे ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये आपके पास माइक्रो एम्पियर में करंट तो फ्लो करता है, लेकिन आपकी बुक में उसको तकरीबन 0 अज्यूम किया हुआ है। तो इतना कम करंट फ्लो करेगा कि आप कह सकते हो कि सर 0 करंट। तो आप सर रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, मतलब रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड करंट फ्लो होने देगा। इसी वजह से हम इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने दे रही। देखो अब असल में रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप रजिस्टर में देखो स्टूडेंट्स, तो रजिस्टर में से करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है और रजिस्टर में से करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसमें से दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकते हैं। आप बेशक बैटरी की पोलैरिटी जिस तरह लगा दो, लेकिन डायोड में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। डायोड का अगर आपको सिंबल याद हो, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि इस सिंबल के पीछे भी एक रीजन है ये बनाने की। ये सिंबल ये आपको बता रहा है कि करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। तो करंट इस तरह फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर करंट इस तरह फ्लो होना चाहे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। और करंट इस तरह फ्लो कब करेगा, जब आप इसकी कौन सी बायसिंग करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग। और करंट इस तरह फ्लो होने की कब कोशिश करेगा, जब आप इसकी बायसिंग करोगे रिवर्स बायसिंग। इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं कि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट, इसलिए इसका देखो अगर आप इसके सिंबल की आप देखो डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन इस तरह है कि ये डायरेक्शन जो करंट है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने नहीं देगा। ऐसी डिवाइस जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने दे, उस डिवाइस को नाम देते हैं हम यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने दे रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डायोड की, कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने दे रहा है, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं दे रहा, हम इससे रेक्टिफायर्स या रेक्टिफिकेशन करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स ही हैं। और टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स जो हैं दोनों हमने पढ़े, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के तो प्रैक्टिकल यूजेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी परसेंटेज आपके पास यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत कम है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तकरीबन 40.6% एफिशिएंसी है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसकी काफी ज्यादा परसेंटेज एफिशिएंसी है। इसलिए हम डेली लाइफ में जो आपके मोबाइल के चार्जर्स में जो अल्टरनेटिंग करंट डीसी में कन्वर्ट हो रहा होता है, उन सब के अंदर जो होते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं। तो नेक्स्ट अब हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, और हमने यही लिखा हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो हमारे टास्क के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर हमने एक अच्छा रेक्टिफायर बनाना है तो हमें जो है फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब यह है कि अब एसी, देखो एसी जो करंट होता है वो साइनोसॉइडल होता है। एसी करंट इस तरह साइनोसॉइडल, इसका एक पॉजिटिव आपके पास साइकिल हो, दो इसका जो आपके पास साइकिल एक है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो असल में जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ इसके पॉजिटिव साइकिल को या किसी एक साइकिल को रेक्टिफाई करता है, इसलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिंग करंट के दोनों पार्ट्स को रेक्टिफाई करता है, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी, इसलिए इसको जो है इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहीं पे इधर लिखा हुआ भी है कि जो आपके पास वो रेक्टिफायर जो कि साइन वेव, इसको साइन वेव कहते हैं, वो आपके पास रेक्टिफायर जो कि साइन वेव के दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करे उसको फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे, और वो रेक्टिफायर जो कि साइन आपके पास साइकिल के सिर्फ एक पार्ट को एक उसको अगर रेक्टिफाई करे उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं जो कि है अब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सबसे पहले अगर आप यहां पे हाफ वेव की डेफिनेशन देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर को आप किस तरह अब यहाँ पे डिफाइन करोगे कि अब सर वो टाइप ऑफ रेक्टिफायर जो कि अल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ एक साइकिल को रेक्टिफाई करे, और वो साइकिल कोई सा भी हो सकता है। जिस तरह अल्टरनेटिंग करंट में हमने कहा कि दो, एक आपके पास ये जो है प्लस वाला साइकिल, ये नेगेटिव वाला साइकिल,
तो अल्टरनेटिंग करंट के जो वो रेक्टिफायर जो कि या तो सिर्फ पॉजिटिव को रेक्टिफाई कर रहा हो या सिर्फ नेगेटिव को रेक्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। अब रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि पास होने दे रहा हो, या तो वो सिर्फ पॉजिटिव को पास होने दे रहा हो या सिर्फ नेगेटिव को पास होने दे रहा हो, उस तरह के हम रेक्टिफायर को नाम देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक देखो वही लिखा हुआ है कि ये एक हाफ साइकिल को अलाउ होने देगा और दूसरे जो आपके पास हाफ साइकिल होगा उसको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफायर यही है, और सिंपलेस्ट कहने की वजह यह है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायोड और सिंपल सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कह लो कि इसमें क्या क्या चीज होती है। इसमें तीन चीजें हैं, एक तो एसी सोर्स जिसको हमने जो है आपके पास कन्वर्ट करना है डीसी में, उसके बाद ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर भी कौन सा, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, ये मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में जो आपका रिड्यूस सिलेबस में ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको बेसिक से पता हो तभी आपको यहां समझ आएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हो, जो कि वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज कर दे, वोल्टेज को अप कर दे, बढ़ा दे, उस ट्रांसफार्मर को नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वो ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज कर दे उसको हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो वो ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे उसको स्टेप अप, और वो ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज कर दे। जिस तरह आपके पास रोडों पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो तमाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो मार्केट से भी लेकर आते हो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है 220 और मैंने कहा मुझे 12 वोल्ट चाहिए एसी, तो मैं कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। ये क्या करेगा, 220 वोल्ट को कम करके मुझे 12 वोल्ट प्रोवाइड कर देगा। 12 वोल्ट भी 18 वोल्ट आपको मार्केट में इस टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स मिलते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स के बारे में इतना आपको नॉलेज हो कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है। अब इनके सिंबल्स याद रखें। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरह बनाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। हम जो एसी प्रोवाइड करते हैं वो प्राइमरी कॉइल पे प्रोवाइड करते हैं, और हमें जो ज्यादा वाला एसी होगा, मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, और जो हमें कम वाला वोल्टेज मिल रहा होगा वो सेकेंडरी पे मिल रहा होगा। तो अगर इस तरह का ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो अगर एक साइड बड़ी दिखाई गई हो, लेफ्ट साइड बड़ी दिखाई गई हो, राइट साइड छोटी दिखाई गई हो, इसका मतलब है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि वोल्टेज को कम कर रहा है। तो आपकी बुक में यही ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे वोल्टेज को कम करने के लिए। अब आपकी बुक में इन दो ट्रांसफार्मर के कॉइल्स के ये प्राइमरी कॉइल है जिसको हम एसी प्रोवाइड करेंगे, और ये एसी वो होगा जिसका वोल्टेज हमने कम करना है। तो यहां पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो हमें कम वाला वोल्टेज मिलेगा उसकी दूसरी साइड पे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के जो कॉइल्स के बीच में ये जो दो पैरेलल लाइंस दिखाई गई हैं, ये असल में आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसी न किसी मटेरियल के ऊपर करते हैं, तो अगर ये डबल लाइन शो की गई हैं उसका मतलब है कि आयरन कोर प्रेजेंट है ट्रांसफार्मर में। और आयरन कोर यूज करने की वजह आपको पता है कि वो उसकी जो है आपके पास परमेबिलिटी वगैरह बढ़ा देता है। तो हमने कहा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है एक तो एसी सोर्स होगा आपके पास, एक तो एसी सोर्स है जिसको आपने रेक्टिफायर करना है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम करने के लिए, तीसरी चीज है डायोड, और डायोड असल में रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो मेन पार्ट डायोड का है। और लास्ट चीज क्या है, लोड। तो ये जो असल में हम एसी प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास इनपुट है, और हम आपके पास यहाँ पे आउटपुट कहां ले रहे हैं, इस रजिस्टर के क्रॉस। तो रजिस्टर के क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी जो कि लोड कहलाता है, और इनपुट जो है हम एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपको इसकी सर्किट डायग्राम से समझ आएगा। अब नेक्स्ट है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी, कहां ट्रांसफार्मर प्लेस करना है, कहां आपने जो है वो डायोड पुट करना है। तो सबसे पहले डायोड को आपने किन के बीच में प्लेस करना है, बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड द रेजिस्टर, जो कि नीचे की सर्किट में दिखाया भी गया है। अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप सर्किट डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके पास रेक्टिफायर के तौर पे काम करेगा। और ये डायोड किन के दरमियान प्लेस्ड हुआ हुआ है, ये ट्रांसफार्मर
और ये रेजिस्टर के दरमियान। तो रेजिस्टर और ट्रांसफार्मर के दरमियान हमने डायोड लगा दिया। और अगर आप देखो यहाँ पे ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसके बीच में ये जो है ये पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं जो कि आयरन ट्रांसफार्मर शो करें, आयरन फेराइट ट्रांसफार्मर। तो यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अगर आप देखो तो हमने वही कहा कि यहाँ पे जो है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का काम कौन करेगा? एक डायोड। फुल वेव रेक्टिफायर जब भी हम देखेंगे सेंटर टैब में जो है 2 डायोड्स यूज होते हैं, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में जो है वो 4 डायोड्स यूज होते हैं, लेकिन हाफ वेव में हम सिर्फ कितने डायोड यूज करते हैं? 1 डायोड यूज करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर यूज करने की कुछ रीजंस हैं। एक तो हमने कहा ना रीजन क्या है कि ये आपके वोल्टेज को कम कर रहा है, क्योंकि देखो वोल्टेज कम करने की वजह ही क्या है? क्योंकि अगर मैं डायोड को, जिस तरह मैं घर की बात करूं अपने कॉमन लाइफ की, जिस तरह हमारे घर में अब AC 220 वोल्ट आ रहा है आपके पास VRMS, अगर मैं किसी डायोड को 220 वोल्ट डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूं तो डायोड में से इतना ज्यादा करंट फ्लो आपके पास करेगा कि डायोड ही जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। इसलिए हमें डायोड को बहुत वोल्टेज कम करके देना पड़ता है, तकरीबन 10 वोल्ट या इससे भी कम वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है डायोड को, ताकि वो उसमें हीटिंग इतनी ज्यादा ना हो कि डायोड ही जल जाए। तो नेक्स्ट जो है फंक्शन है वो है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग। अब कपलिंग मतलब यूज क्यों कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की यूज? तो ट्रांसफार्मर यूज करने के 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि ये असल में आपका जो आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, उसको ये अप या डाउन कर सकता है जैसे हमारी जरूरत हो। तो अब स्टेप अप वाले ट्रांसफार्मर भी मिलते हैं, डाउन वाले भी मिलते हैं, लेकिन हम डाउन वाला यूज करेंगे। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है हम जनरली यूज कर रहे हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायोड को जो वोल्टेज चाहिए वो बहुत कम है। जिस तरह अगर आपको याद हो सिलिकॉन डायोड हमने डिस्कस किया था, तो हमने कहा कि सिलिकॉन के डायोड को सिर्फ 0.7 वोल्ट चाहिए। अगर हम ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर दें तो वो डायोड को क्या कर देगा? परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पूरा सर्किट ही आपका जल जाएगा। तो इसीलिए हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा और जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें हम यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है जो कि इंजीनियरिंग में पॉइंट बड़ा ये आपके पास मेन रखा जाता है, वो ये है कि असल में डायोड ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है? अगर आप देखो सर्किट डायग्राम में देखो, ये हमारे पास जो है अब इनपुट है जो कि हमने AC सोर्स है ये वाला, ठीक है, ये AC सोर्स है जिसको हमने रेक्टिफाई करना है, और ये हमारे पास लोड है। तो ये हमारे पास इसको आप इनपुट भी कह सकते हो और ये हमारे पास आउटपुट है। तो हम असल में आउटपुट जो ले रहे होते हैं वो इस रजिस्टर के यहां पे क्रॉस ले रहे होते हैं। तो असल में ये ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है? ये ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट को इंसुलेट कर रहा है, सेपरेट रख रहा है, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का जो है आपका खतरा ना हो। कोई डायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, अगर आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीच में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ जो है वो आप चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ोगे कि ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान। इसीलिए ट्रांसफार्मर, इसलिए आप कहोगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट जो है एक दूसरे से आइसोलेटेड है, सेपरेट है, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यही है, आप भी कहोगे कि सर AC सोर्स जो है इनपुट है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हुआ है फ्रॉम द रेक्टिफायर, मतलब आउटपुट से, सो देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स वाइंडिंग, थस प्रिवेंटिंग द शॉक आपके पास हैजर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो आपको शॉक लगने का खतरा भी जो होगा वो कम होगा। अब असल में नेक्स्ट पॉइंट है, देखो DC की, तो DC जो होता है डायरेक्ट करंट, उसका तो वोल्टेज फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है, लेकिन जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है वो कांस्टेंटली वेरी कर रहा होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब AC को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करते हैं, लेकिन DC की तो एक वैल्यू फिक्स्ड होती है 5 वोल्ट 12 वोल्ट, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंटली वेरी कर रहा होता है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। तो इनपुट पे भी वोल्टेज यही आ रहा होगा, इस तरह का वोल्टेज आ रहा होगा, DC पे भी वोल्टेज ऐसा ही आ रहा होगा। अब Vm क्या चीज है? मैक्सिमम वोल्टेज, कि जिस तरह हम कह रहे हैं घरों में हमारे पास जो है अगर हम कहें कि मैक्सिमम 220 वोल्ट जा रहा है तो Vm की वैल्यू 220 होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वोल्टेज आपके पास क्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर सच दैट A एंड B भी पॉइंट्स डायग्राम में समझ आएंगे। तो सेकेंडरी पे जितना वोल्टेज मिल रहा होगा उसको हम Vm sin ओमेगा t लिखेंगे, और उसको जो है हम ग्राफिकली डायग्राम में शो कर सकते हैं। और V जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और Vm जो वोल्टेज है वो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है
कि हाफ वेव रेक्टिफायर काम किस तरह करते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर काम करने से पहले आपको थोड़ा सा एसी सोर्स का आइडिया हो कि एसी सोर्स किस तरह काम करेगा। एसी सोर्स जो है, ये हमने एक एसी सोर्स बनाया जिसका ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट है। अब एसी सोर्स का अगर आप वेव फॉर्म देखो तो ये इस तरह है। अभी मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव, इसको हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस पार्ट को हम नाम देंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अल्टरनेटिंग में मैंने कहा अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आप अज्यूम कर लो कि इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव। तो करंट किस तरह फ्लो करेगा, अब इस सर्किट में इस तरह जाएगा करंट, ठीक है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो होता क्या है, इस अल्टरनेटिंग सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। पहले ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था। अब जब पोलैरिटी रिवर्स हुई तो नीचे पॉजिटिव आ गया और ऊपर नेगेटिव आ गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह। तो अल्टरनेटिंग करंट में कॉन्स्टेंटली करंट की कॉन्टिन्यूसली करंट की डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। कभी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, थोड़ी देर बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर थोड़ी देर बाद किस तरह फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इस तरह साइकिल्स बनते जा रहे होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह कॉन्टिन्यूसली साइकिल्स बन रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में कॉन्स्टेंटली जो है करंट की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो रही होती है। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके दोनों साइकिल्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। सबसे पहले देखो हमारे पास जो वेव फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट आ रही है प्राइमरी पे, प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे, वो इस तरह की हमारे पास इनपुट आ रही है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आप इधर हेडिंग दोगे वोल्टेज एट ए, आप बेशक इनपुट वोल्टेज कह दो, इनपुट एसी कह दो, इनपुट वोल्टेज जो आपके पास आ रहा है। अब जरा सर्किट डायग्राम में देखें होगा क्या। सर्किट डायग्राम में होगा क्या, मैंने कहा अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है तो ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो करंट इस तरह फ्लो किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे भी सेकेंडरी में भी इस तरह होगा, यहां पे भी इस तरह। अगर इसके यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है तो सेकेंडरी में भी ऐसा ही होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और सेकेंडरी में भी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो सेकेंडरी में भी करंट की डायरेक्शन किस तरह होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट इस तरह जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डायोड बना हुआ है आपके पास इधर, ये जो डायोड बना हुआ है आपके पास इधर, अब ये जो डायोड की पी साइड है और ये डायोड की एन साइड है। आप एक चीज नोटिस करो कि डायोड की पी साइड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, अब एसी सोर्स के पॉजिटिव से, और इसकी जो एन साइड है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो अगर पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन साइड अगर नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो होगा क्या, ये डायोड किस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। और ये फॉरवर्ड बायसिंग किस तरह, एक दफा दोबारा देखें, एसी सोर्स का भी हम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं, मतलब एसी सोर्स का सिर्फ अभी हम ये वाला साइकिल ले रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तो यहां भी पोलैरिटी ऐसी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां जो पोलैरिटी होती है वही सेम पोलैरिटी यहां पे भी आती है, तो यहां भी पॉजिटिव यहां भी नेगेटिव। तो यहां अगर पॉजिटिव है तो ये पी साइड इस पीएन डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है पॉजिटिव, और ये जो एन साइड है ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड। तो अगर पी पॉजिटिव से हो और एन नेगेटिव से हो तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो है वो फ्लो करता है, क्योंकि डायोड कंडक्शन मोड में है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, अगर आप डायग्राम में देखो तो पॉइंट ए जो है वो क्या है, वो किससे कनेक्टेड हो गया, वो आपके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और बी आप भी कह सकते हो कि पॉइंट ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो ये इसकी थ्योरी में वहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द आपके यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी द पॉइंट ए बिकम्स, यहाँ पे क्या हो गया, उसके ऊपर आपके पास प्लस साइन आ गया, तो पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर पॉइंट ए पॉजिटिव है, बी जो है नेगेटिव है, तो मतलब डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर आर है। तो इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा और बिल्कुल वैसा ही करंट फ्लो करेगा जैसा पीछे से करंट आ रहा है। और पीछे से करंट किस तरह का आ रहा है, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। तो जैसे यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तो यहां से भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, और वो पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायोड में से गुजर के इस रेजिस्टर में से भी करंट किस तरह गुजरा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हम जो असल में आउटपुट ले रहे होते हैं,
आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ले रहे होते हैं। तो हमने कहा कि डायोड अभी कंडक्शन मोड में है, डायोड करंट को फ्लो होने दे रहा है, तो जैसा पीछे से करंट आएगा वैसे का वैसा ही करंट इस रेजिस्टर में से भी फ्लो करेगा। तो हमें जो आउटपुट पे मिलेगा वो पूरे का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल इसी तरह मिल गया। क्यों मिल गया? अब ऐसे मिल गया क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल सेम टू सेम, क्योंकि डायोड आपके पास कंडक्शन मोड में है। अच्छा, तो डायोड ने जो है वो करंट फ्लो होने दिया, तो सारे का सारा जो करंट पीछे से इनपुट पे आ रहा था वो सारे का सारा ऐसे का ऐसे ही उस रेजिस्टर के क्रॉस भी आपको मिल गया। तो अभी तो डायोड ने रेक्टिफिकेशन की और उसने आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो करा दिया। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल। अभी तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्कस किया और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला भी हमने साइकिल डिस्कस किया जिसमें डायोड ने फॉरवर्ड बायसिंग की और कंडक्शन शो की। अब नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के नेगेटिव हाफ साइकिल पे, ये वाला साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या? ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी ऊपर नेगेटिव आ गया, नीचे पॉजिटिव आ गया। अब जब ऊपर पॉजिटिव तो यहां भी ऊपर आके पर नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डायोड का जो पी साइड है, पी किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव से, और एन साइड जो है ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो ये अगर पी साइड नेगेटिव और एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो डायोड काम करता है रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में हम कहते हैं कि करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो जो करंट पीछे से आ रहा था, पीछे से करंट किस तरह का आ रहा था? नेगेटिव हाफ साइकिल इस तरह का आ रहा था करंट, तो डायोड करंट फ्लो होने देगा? नहीं। तो डायोड तो बिल्कुल ओपन सर्किट बन जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, क्योंकि डायोड की रेजिस्टेंस हमने कहा था इतनी ज्यादा होती है कि तकरीबन हम कहेंगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब इस रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमें आपके पास यहाँ पे आउटपुट में कोई करंट मिलेगा नहीं, करंट, क्योंकि देखो इस रेजिस्टर में से करंट तभी फ्लो करेगा जब ये डायोड गुजरने देगा, लेकिन ये डायोड जो है ये डायोड करंट को गुजरने नहीं दे रहा, क्योंकि डायोड रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, इसीलिए हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? इस पोर्शन में करंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस पोर्शन में डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है। इसमें क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि डायोड इसमें रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, और रिवर्स बायसिंग में वो करंट फ्लो होने नहीं देता, वो अब ऐसा अब ओपन सर्किट बिहेव करता है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। और यहां पे आप कह सकते हो कि डायोड ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है कि आराम से करंट को फ्लो होने दे रहा है। तो ये इसकी आप यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में देख सकते हो कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए पॉजिटिव था, अब पॉइंट ए जो है वो नेगेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अब डायोड रिवर्स बायसिंग में है और प्रैक्टिकली इतना करंट फ्लो, इतना स्मॉल करंट हम फ्लो करेगा कि हम कहेंगे कोई भी करंट फ्लो नहीं पास कर रहा। तो आप कहोगे सर कि अब एक हाफ साइकिल, देखो वही बात आई ना कि हाफ साइकिल तो रेक्टिफाई हो गया, लेकिन जो दूसरा साइकिल जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो पास हुआ, रेक्टिफाई हुआ नहीं हुआ, इसलिए इसको हम नाम देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव आपके पास यहाँ पे हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस एंड द टोटल वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द डायोड। तो सारे का सारा देखो पहले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में कि सारे का सारा जो वोल्टेज है वो कौन यूज कर रहा था? वो डायोड यूज कर रहा था। पहला वाला जो पॉजिटिव साइकिल था उसमें डायोड शॉर्ट सर्किट हो रहा था और सारे का सारा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर यूज कर रहा था। लेकिन अब सेकेंड वाले पार्ट में आपके नेगेटिव साइकिल में जो है वो तो अब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। पहले वाले पार्ट में जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल था तो डायोड करंट फ्लो होने दे रहा था, तो सारे का सारा वोल्टेज रेजिस्टर यूज कर रहा था, क्योंकि हम कहते हैं कि ये डायोड को यूज नहीं करता वोल्टेज, आपके पास बुक में आपका इस तरह का डिस्कस है। तो सारे का सारा वोल्टेज ये रेजिस्टर यूज कर रहा था। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ? रिवर्स बायसिंग में जितना भी वोल्टेज सेकेंडरी पे आ रहा है ना, वो सारे का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस शो हो रहा है? डायोड के अक्रॉस, और ये वोल्टेज भी काफी ज्यादा होगा। तो डायोड के पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उस वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके, खराब ना हो, उस वोल्टेज को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो लास्ट कंसेप्ट जो है वो पीक इनवर्स वोल्टेज का है कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम voltage that the rectifier आपके पास diodes has to be withstand when it is reverse bias। रिवर्स बायसिंग में भी ना वोल्टेज की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया तो रिवर्स बायसिंग में भी डायोड जल जाता है। तो हम मार्केट से ऐसे डायोड्स लेते हैं जिनका पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा हो। जैसे मैंने कहा एक डायोड है जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज है 40 वोल्ट, तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं इसको 40 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में प्रोवाइड ना करूं। अगर मैं 40 वोल्ट से ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगा तो ये डायोड ये जल जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हर डायोड का जो है वो डिफरेंट होता है। तो
अब ड्यूरिंग द नेगेटिव आपके पास हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज द डायोड इज रिवर्स बायस, नो करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर एंड सो नो वोल्टेज। देखो रेजिस्टर में से जैसा करंट फ्लो करेगा वैसा ही वोल्टेज होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 होता है। चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस होगा ये चीज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज होता है जो कि आपके पास रिवर्स बायसिंग में डायोड के क्रॉस शो हो रहा है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज के बराबर होता है। और वही है कि पीक इनवर्स रिवर्स जो वोल्टेज होता है वो पीक इनवर्स वोल्टेज से कम होना चाहिए ताकि डायोड जो है वो खराब ना हो। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो सिर्फ 40.6 है। और परसेंटेज एफिशिएंसी कम होने की वजह यही है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता, इसलिए इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी काफी कम है। और दूसरे स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इस सर्किट डायग्राम का आउटपुट वेवफॉर्म प्रिडिक्ट करनी है। सिर्फ डायोड जो है यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर आप ऊपर अपनी बुक से कंपेयर करो तो डायोड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसकी मुझे वेवफॉर्म प्रिडिक्ट करके आप लोग मुझे सेंड किएगा, फिर मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस टॉपिक में हो, कोशिश करें आप इस लेक्चर को कम से कम 2 दफा देखें, तब आपको ये जो है वो ज्यादा लेक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।